आज के लेक्चर के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान में जॉन लॉक के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे जेएस मिल यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके जो विचार रहे हैं वो विचार व्यक्तिवादी, नैतिक एवं गुणात्मक सुखवाद को प्रतिपादित करते हुए इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को एवं कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था को प्रतिष्ठापित करने के साथ साथ उन्होंने एक अपनी व्यवस्थित ढंग से एक पूरा वर्गीकरण किया है कि समाज में जो लोग होते हैं ठीक वो किस प्रकार के होते हैं। वैसे तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है, हालांकि एक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन करते हुए इन्होंने जो मार्केट इकोनॉमी की पर नियंत्रण करने की जो बात बोली थी सरकार द्वारा या राज्य स्टेट द्वारा, तो उसमें ये बिंदु देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल इनके जो विचार रहे हैं वो विचार अगर देखे जाएं तो कहीं ना कहीं जो ग्रीक के जो विचारक रहे हैं जैसे सुकरात हैं, प्लेटो, अरस्तु, तो इन्होंने ग्रीक दार्शनिक फिलॉसफी को बहुत ही पढ़ा है और इनके जो विचार रहे हैं वो उन्हीं से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने भले ही ये उदारवादी विचारक थे, भले ही ये व्यक्तिवादी विचारक थे, लेकिन इनकी फिलॉसफी कहीं ना कहीं ग्रीक के जो दर्शन रहे हैं, ग्रीक का जो दार्शनिक विचारक रहे हैं जैसे सुकरात रहे हैं, ठीक, उन्होंने नैतिकतावादी सद्गुण जैसे विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया था, ठीक, ज्ञान को सुखवाद से जोड़ा था, राइट। उन्होंने जिस प्रकार की फिलॉसफी दी, मानसिक सुख की बात कही, भौतिकवादी सुख की बात भी उन्होंने की, तो उनके विचारों से ये प्रभावित थे क्योंकि इन्होंने देखा जाए तो बचपन में ही ये जब 4 साल के थे तो इतनी एज में इन्होंने ग्रीक दर्शन को पढ़ लिया था। ग्रीक दर्शन को पढ़कर इन्होंने क्या 14 वर्ष की अवस्था में अपनी एक बुक लिख दी थी, 14 वर्ष की अवस्था में। तो आप समझ सकते हो ये कितने क्रिएटिव थे और एक स्वयं में इनके अंदर एक अभिरुचि थी शिक्षा क्षेत्र को लेकर के। और इन्हें पिता जो इनके थे जेएस मिल, इनके पिता का नाम भी शायद जेम्स मिल ही था, तो जेम्स मिल इनके पिता का नाम भी था। तो ये इन्हें घर पर ही बैठाकर इनको शिक्षा प्रदान करते थे। तो इन पर प्रभाव जो था अपने पिता का था, राइट। और दूसरा प्रभाव अगर देखा जाए तो इनके जो गुरु थे बेंथम यानी कि जेरेमी बेंथम, इनके जो गुरु थे जो उपयोगितावाद सिद्धांत पर आधारित अपनी विचारों को रखते हैं। अभी हम स्पष्ट करेंगे उपयोगितावाद को, थोड़ा इनसे हम कंपेयर करेंगे कि जेरेमी बेंथम के विचार रहे हैं वो उनसे जेएस मिल से किस प्रकार से अलग है, यानी कि जेएस मिल के विचार जेरेमी बेंथम से किस प्रकार अलग हैं। जेएस मिल ने इनके विचारों को क्यों खंडित किया, अपने गुरु के विचारों को क्यों खंडित किया। लेकिन जेएस मिल जो रहा है ये एक मानसिक प्रताड़ना से ही पहले से ही प्रभावित था, क्योंकि ये बचपन में देखा जाए तो ये पहले किसी महिला से इनका एक मिलन था, तो उस हिसाब से इनको उस संकट में झेलना पड़ा। तो इनके जो विचार रहे उस चीज़ से प्रभावित रहे। लेकिन जो जेरेमी बेंथम के जो विचार थे वो मात्रात्मक से संबंधित विचार थे। अभी हम क्लियर कर देंगे मात्रात्मक होता क्या है, पहले थोड़ा ओवरव्यू बना लेते हैं फिर डिटेल से समझते हैं। और जबकि जेएस मिल के जो विचार थे वो इन विचारों से उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल रही थी। रीजन ये था कि इनके जो विचार हैं जेरेमी बेंथम के भौतिकतावादी थे और जेएस मिल उन विचारों से अपने को संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पा रहा था। जैसा कि जेएस मिल ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी, जेरेमी बेंथम ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा घूमो, ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति करो, ठीक है। तो ये जो सुख था वो है भौतिकवादी शारीरिक सुख। तो भौतिकवादी शारीरिक सुख जैसे कि कहीं घूमना है, फिरना है, कुछ अच्छा खाना है, तो इससे जेएस मिल कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रभावित था, लेकिन इसको उससे सुख नहीं मिल रहा था क्योंकि ये ऑलरेडी किस चीज़ से प्रभावित था, वो मानसिक समस्या से ग्रस्त था, क्योंकि वो ऑलरेडी महिलाओं से उसका एक विवाहित महिला था, उससे इसका एक मिलन था। तो उस हिसाब से इनका एक जो दुख था वो था मानसिक दुख। तो इसको सुख ही प्रदान करने के लिए ये मानसिक सुख को प्राप्त करना चाहता था। तो इस पे एक प्रभाव तो ये पड़ा कि इस पे अगर जेएस मिल की बात करते हैं तो जेएस मिल पर प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, जेएस मिल को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, यानी कि उनको दार्शनिक क्यों बनाया गया, इसके पीछे कौन से बेसिक रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पर धर्म का जो था बोलबाला वो ख़त्म हो गया था।
ठीक। दूसरी बात अगर देखी जाए तो वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा का विस्तार हो गया था, तो पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हो गया था। तीसरी बात देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन था। ओके। और गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था। ठीक, गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था। तो ये कुछ मेन कंपोनेंट हैं, जो तथ्य हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। ठीक, सबसे बड़ी व्यवस्था जो वहाँ पर देखी गई थी, पहली बार तो राजतंत्र की व्यवस्था थी नहीं, ठीक, वहाँ ख़त्म हो गया था। राइट, अब वहाँ पर पूंजीवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था, धर्म जैसी कोई व्यवस्था रही नहीं। ठीक है, वहाँ पे उदारता और व्यक्तिवादी विचार वहाँ पे पनपने लगे। तो इनसे ये प्रभावित थे, क्योंकि ये इंग्लैंड के थे। जेएस मिल कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और जॉन लॉक भी इंग्लैंड के ही थे, हॉब्ज भी इंग्लैंड के ही थे। ये जो यूरोप के जो विचारक रहे हैं, ये विचारक कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्तिवाद को लेकर प्रभावित रहे, यानी कि इनके केंद्र में व्यक्ति ही है, यानी कि सब कुछ व्यक्ति है, व्यक्ति कुछ सब कुछ कर सकता है, व्यक्ति सब कुछ ही है, व्यक्ति के अलावा और कुछ ही नहीं है। ठीक, कोई बाहरी शक्ति व्यक्ति को कोई प्रभावित नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये व्यक्तिवाद के समर्थक रहे हैं और उदारवादी भी रहे हैं। राइट, तो इनके जो विचार रहे हैं उदारवादी युक्त और समर्थक रहे हैं व्यक्तिवाद के। लेकिन ये एक नैतिकता युक्त व्यक्ति क्यों रहे हैं? इसका रीजन क्यों है कि ये नैतिक व्यक्ति भी रहे हैं? क्योंकि लॉक रहे, हॉब्ज रहे, इनके अंदर कोई नैतिकता संबंधी कोई विचार आते ही नहीं है, क्योंकि ये भी व्यक्तिवाद को समर्थक रहे हैं, उदारवादिता से रिलेटेड रहे हैं। लेकिन जो जेएस मिल थे, इन्होंने नैतिकवाद से क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ रखा था, तो इन्होंने उस ग्रीक फिलॉसफी को नहीं भुला पाए। ग्रीक जो फिलॉसफी थी, जो सुकरात की थी, प्लेटो रहे, अरस्तु रहे, उनसे उनके विचारों को ये नहीं भुला पाए। क्यों? इसका रीजन ये था कि वो कहीं ना कहीं नैतिकता को अपना महत्व देते थे, वो नैतिकता को महत्व देते थे और नैतिकता को ये मानते थे कि कोई भी व्यक्ति है उससे नैतिक होना आवश्यक है। राइट, उसे नैतिक होना आवश्यक है। अगर वो नैतिक नहीं होगा तो वो अपनी को सुख ही प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इन्होंने सुख की आकांक्षा को रखने के लिए नैतिक को केंद्र बिंदु बनाया था। तो इसलिए ये व्यक्ति जो रहे हैं, ये पहले ऐसे व्यक्तिवादी विचारक हैं, ऐसे पहले व्यक्ति विचारक हैं जिन्होंने व्यक्तिवादी और उदारवादिता में भी नैतिक सद्गुणों की बात कही है। जबकि इसके जो पहले व्यक्तिवादी विचारक जैसे हॉब्ज रहे हैं, ठीक है, और आप देख सकते हो कि मैकियावेली रहे हैं, और आप देख सकते हो कि उसमें जॉन लॉक रहे हैं। तो इनके विचारों में कोई ग्रीक फिलोसफी आती नहीं, जबकि जेएस मिल्के में ही क्यों आती है? क्योंकि इन्होंने पहले से बचपन में पढ़ रखी थी, तो वो उन चीज़ से प्रभावित थे। राइट, तो सबसे अब बात ये आती है कि और इसमें अगर पाइप लिखना चाहो तो ये मानसिक समस्या से ग्रस्त था, क्योंकि ये ऑलरेडी देखा जाए तो हम बता चुके हैं आपको कि यह कहीं ना कहीं ये विवाहित महिला से इसका कोई कांटेक्ट था, तो उससे ये प्रभावित था। राइट, तो ये उस चीज़ से अपने जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है। और आप देख सकते हो कि इसके और भी जैसे विचारक रहे हैं, जैसे टॉकविले है। ठीक, टॉकविले से इसके विचार प्रभावित रहे हैं। ठीक, टॉकविले भी एक देखा जाए तो लोकतांत्रिक विचारक रहा है, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने अपनी फिलॉसफी को दी थी, तो ये इनसे भी प्रभावित रहे हैं। ठीक, ये आप समझ सकते हो। टॉकविले रहे हैं, एक विचारक और रहे, कई विचारों से ये प्रभावित थे। आगे हम थोड़ा डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो इनके गुरु जेरेमी बेंथम थे। तो जेरेमी बेंथम के विचार जो थे वो सुखवाद को लेकर किस प्रकार के थे, और इनके विचार सुखवाद से जेरेमी बेंथम से कितने मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो कुछ पॉइंट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इनसे। इन्होंने इनका परिवर्तन ही किया, परिवर्तित कर दिया था पूरा। ठीक है, उनका फिलॉसफी पूरी परिवर्तित की। थोड़ा समझते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकी जो बेसिक जो रीजनेबल रहे हैं, जैसे कि इनके बेसिक फिलॉसफी संबंधित इनके जो विचार रहे हैं, थॉट्स रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो ये जो जेरेमी बेंथम थे, ये राज्य को साधन मान से उनसे मतलब प्रभावित रहे। जैसे कि जेरेमी बेंथम के जो विचार थे, जेरेमी बेंथम के जो विचार थे
वो सुखवाद को लेकर कैसे थे, सुखवाद को लेकर के कैसे थे। सबसे पहले विचार इसमें आता है सुखवाद को लेकर के। तो सुखवाद एक्चुअली में इनका जो सुखवाद था वो था मात्रात्मक, यानी कि मात्रात्मक का सुख का मतलब ये होता है कि अगर किसी को सुख 100 मिल रहा है तो उसे 100 सुख लेना चाहिए, अगर उसे किसी को 80 मिल रहा है तो उसे 100 सुख लेना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सुख को प्राप्त करना चाहिए। और इनका मानना ये भी था कि हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं कि सुख मिल जाए, हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं होता कि सुख मिल जाए। इन्होंने एक फिलॉसफी आती है ज़्यादा अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इन्होंने के जो विचार थे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इसका अर्थ ये हुआ कि ये सभी व्यक्तियों की सुख की बात नहीं करते हैं, यानी कि अधिक से अधिक, यानी कि 90% व्यक्तियों को सुख है तो 10% व्यक्तियों को सुख है, यानी कि सभी व्यक्तियों को सुख नहीं मिल सकता, राइट। और सभी व्यक्तियों को सुख मिलने की आकांक्षा भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि अगर मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 90%, अधिक से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, यानी कि सभी व्यक्तियों को सुख की बात नहीं करते हैं। और इनका जो सुख है वो मात्रात्मक है। मात्रात्मक का अर्थ यहाँ होता है कि शारीरिक एवं भौतिकता, शारीरिक या भौतिकवादी सुख। भौतिकवादी सुख का अर्थ ये आप समझ सकते हो कि इसके अंतर्गत जो सुख की आकांक्षा होती है, सुख की आकांक्षा होती है वो होती है आपकी भौतिकता, यानी कि बाहरी आवरण से, यानी कि बाहरी चीज़ों से, ठीक। जिसमें आप जैसे कि भोजन करना, खाना पीना, ये सब क्या है, एक सुख है। ये क्या है, बाहरी सुख है, मानसिक सुख नहीं है ये एक शारीरिक सुख है, भौतिकवादी सुख है। जिसमें आप देख सकते हो संभोग आप लिख सकते हो उसी में, जैसे पति पत्नी का एक रिलेशन होता है उसमें शारीरिक, तो इनके सुख इससे संबंधित है, मात्रात्मक संबंध से इनके संबंधित रहे हैं, ठीक है, जिसे मापा जा सकते हैं। इनके सुख को क्या है, मापा जा सकता था, राइट। तो इनके सुखों की बात की जाए तो इस प्रकार के सुख थे। तो इन्होंने, जेरेमी बेंथम ने यही बात की थी, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और इस सुख को कौन संवर्धन करेगा, इस सुख को कौन संवर्धन करेगा, वो करेगा राज स्टेट, राज स्टेट। क्योंकि राज स्टेट क्या है, उन्होंने कहा कि मानव निर्मित संस्था है, राज स्टेट एक मानव निर्मित संस्था है, और इसलिए इसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करे और उसी का संरक्षण करे, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने राज्य को एक साधन के रूप में रखा। इन्होंने सुख की आकांक्षा के अंतर्गत राज्य को क्या रखा, राज्य को साधन के रूप में रखा, कि राज्य एक साधन है, ठीक, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करेगा। और वो सुख कौन सा रहेगा, वो रहेगा शारीरिक भौतिकतावादी सुख, ओके। तो ये एक जो विचार थे, इनसे ये मतलब कि देखा जाए तो इनके विचार एक भौतिकतावादी और शारीरिक विचारों से प्रासंगिक थे, उनसे ये संलिप्त थे, राइट। अब बात यहाँ आती है कि इन सुख से जॉन जे.एस. मिल थे वो कहाँ तक प्रभावित थे, राइट। जे.एस. मिल जो थे वो कहाँ तक प्रभावित थे, तो उनका विचार यही आता है कि वो इन चीज़ों को लेकर के वो मानते तो थे इन विचारों को, ऐसा नहीं है कि मानते नहीं थे, वो मानते थे इनको, लेकिन उनको इन चीज़ों से सुख मिल ही नहीं रही था, क्योंकि वो ऑलरेडी की समस्या से ग्रस्त थे। तो वो इन चीज़ों से वो प्रभावित थोड़ा बहुत थे कि ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं, बात भौतिकतावादी मतलब विचारों से वो मतलब कुछ खाते हैं पीते हैं जो भी करते हैं, ठीक, तो वो एक सुख मिलता है, लेकिन वो कोई सुख नहीं है, वो कोई सुख नहीं है। सुख होना चाहिए आंतरिक सुख, सुख होना चाहिए अपना मानसिक गुणात्मक सुख होना चाहिए। भौतिकतावादी सुख हर व्यक्ति को, मतलब कि भौतिकतावादी सुख होता है वो हर कोई प्राप्त कर सकता है, हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन गुणात्मक सुख हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा हम बात में थोड़ा समझते हैं, इसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इनको, ये व्यक्तिवादी विचारक थे, क्योंकि जेरेमी बेंथम ने व्यक्तिवाद उदारतावाद को महत्व दिया है, व्यक्तिवाद और उदारवाद को महत्व दिया है, यानी कि अर्थात इसका मतलब है ये स्वतंत्रता को महत्व देते थे,
स्वतंत्रता को महत्व देते थे, राइट। व्यक्ति को इनको केंद्र में इन्होंने भी रखा है, जेरेमी बेंथम ने व्यक्ति को केंद्र में रखा, क्योंकि ये भी एक उदारवादी विचारक हैं, ठीक। बात अब यहाँ आती है कि इनको उपयोगितावादी भी क्यों कहा जाता है, इनको उपयोगितावादी क्यों कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि जो इन्होंने विचार दिया है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जो इन्होंने विचार दिया है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये एक्चुअली में इसे संवर्धन करने के लिए, इसे संरक्षण करने के लिए राज्य को एक साधन के रूप में माना, और राज्य को एक साधन के रूप में माना, और राज्य क्या है, एक उपयोगी है। राज्य क्या है, एक उपयोगी है। तो राज्य इस व्यक्तियों के सुख को, आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए, अधिकतम व्यक्तियों अधिकतम सुख को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक उपयोगी संस्था है, एक मानव निर्मित संस्था है, इसलिए ये उपयोगितावादी विचारक कहे जाते हैं। तो आप कम शब्दों में समझ सकते हैं कि उपयोगितावाद एक्चुअली में कहाँ से ये स्पष्ट होता है। उपयोगितावाद एक्चुअली में ये राज्य द्वारा जो व्यक्तियों को सुख दिया जाएगा, ठीक है, वैसे तो व्यक्ति सुख प्राप्त करेंगे, व्यक्तिगत रूप से तो सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन इनका संरक्षण, संवर्धन एवं इनका को बढ़ावा देने के लिए राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, एक उपयोग के रूप में इनको संरक्षण प्रदान करेगी। इसलिए ये जो सिद्धांत है वो उपयोगितावादी सिद्धांत पर आधारित है, राइट। तो इसलिए इनको जेरेमी बेंथम को क्या कहा जाता है, उपयोगितावादी विचारक। और इन्होंने जो बात कही है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है, वो राज्य द्वारा संरक्षण किया जाएगा, ठीक। वैसे तो व्यक्ति ही प्राप्त करेंगे, व्यक्तिगत मूल में जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतंत्र है इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन संरक्षण संवर्धन राज्य द्वारा किया जाएगा। तो वो राज्य उपयोगी संस्था है, इसलिए इनके जो विचार रहे हैं उपयोगितावाद पर आधारित रहे हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके विचार जो रहे वो स्वतंत्रतावाद भी रहे, उपयोगितावाद भी रहे, उदारवादी भी रहे हैं, और मात्रात्मक सुख को भी प्रदान करते थे। तो इन्होंने लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने की बात कही। तो इनके जो विचार थे वो लोकतंत्र को लेकर के भी थे, ठीक। इन्होंने लोकतंत्र को महत्व दिया है, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने लोकतंत्र को महत्व दिया है, और लोकतंत्र को इन्होंने एक संवैधानिक संस्था बताया, लोकतांत्रिक एक संवैधानिक संस्था बताया कि ये संस्था जो है वो सरकार, जो संस्था है सरकार है, ठीक, वो इसके द्वारा संचालित होगी, और वो व्यक्तियों के अधीन, यानी कि व्यक्तियों के अधीन, या कह सकते हैं जो व्यक्ति द्वारा एक पूरा सामूहिक सलाह से संस्था का क्या होगा, निर्माण होगा। वो संस्था क्या करेगी, वहाँ की व्यवस्था को संचालित, रेगुलेट करेगी, राइट। तो इन्होंने लोकतंत्र को भी बढ़ावा देने के लिए ऐसे विचार किए हैं, लोकतंत्र को इन्होंने माना है, ठीक। चलिए तो अब हम ये बात करते हैं जेएस मिल। जेएस मिल के जो विचार थे वो इनसे किस प्रकार प्रभावित थे। जेएस मिल ने जो बात कही थी कि व्यक्ति सुख की आकांक्षा केवल मात्रात्मक से ही नहीं कर सकता, वो गुणात्मक सुख की भी आवश्यकता होती है। लेकिन गुणात्मक सुख उनसे मन में कहाँ से आया, सबसे पहले ये समझते हैं कि उनके अंदर जो गुणात्मक सुख था वो आया कहाँ से। क्योंकि जेरेमी बेंथम उनके गुरु थे, तो जेरेमी बेंथम जो थे वो एक्चुअली में मात्रात्मक सुख का समर्थक थे, और मात्रात्मक जो सुख है वो सुख जो क्या है, वो सुख एक प्रकार का देखा जाए शारीरिक है, या बोल सकते हैं भौतिकतावादी सुख है, मैटेरियलिज्म है, राइट। तो ये जो सुख है, ये जो सुख है इसे मापा जा सकता है, राइट, ये मापा जा सकता है, लेकिन इस सुख से उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, इस सुख से उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी मानसिक समस्या से प्रताड़ित थे, राइट। विवाहित महिला से उनका रिलेशन था, तो उस हिसाब से प्रताड़ित थे। तो वो मात्रात्मक सुख को लेकर के खूब घूमते थे, खूब फिरते थे, अच्छे से खाते थे, पीते थे, सब करते थे, लेकिन उनको सुख मिलता ही नहीं था, उनको सुख नहीं मिलता था, राइट। तो उन्होंने क्या काम किया, कुछ ऐसी थॉट्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए, राइट। उन्होंने कुछ थॉट्स पढ़े और अच्छे अच्छे विचारक रहे हैं, उनके ज्ञान को उन्होंने पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा, उनके मंतव्यों को पढ़ा, उनके कोटेशन को पढ़ा,
तो इनके अंदर कुछ अंदर से अच्छी सी फीलिंग आई और उनको सुख की शांति देखने को मिली। तो उनको लगा कि हमारे गुरु ने जो मात्रात्मक सुख दिया है वो एक्चुअली में रियल सुख नहीं है, एक्चुअली में वो रियल सुख नहीं है। तो इनके जो सुख थे, ठीक, जो बैंथम के सॉरी जो जेएस मिल का जो सुख था वो सुख किस में परिवर्तित हो गया, वो हो गया गुणात्मक सुख में। और गुणात्मक जो सुख होता है वो एक्चुअली में आंतरिक सुख है। और आंतरिक सुख जो होता है वो इन्होंने कहा सभी को प्राप्त नहीं होता है, सभी को प्राप्त नहीं होता है, कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है, राइट, कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है। जबकि मात्रात्मक जो सुख है ये सभी को प्राप्त होता है, जिसमें जीव जंतु भी आ जाते हैं, यानी कि प्राणी जगत भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। जबकि प्राणी जगत में आप ले सकते हो जैसे जानवर, ठीक, जानवर भी क्या करते हैं, मात्रात्मक सुख लेते हैं, वो भी भोजन करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो भी क्या है, तो वो भी एक देखे जाए तो कहीं ना कहीं मात्रात्मक सुख लेते हैं, लेकिन वो गुणात्मक आंतरिक सुख नहीं लेते, आंतरिक सुख के बारे में जानते ही नहीं है उनको उस चीज़ में, क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है ना। तो विवेक नहीं है, तो विवेक ना होने की वजह से वो आंतरिक सुख को नहीं समझते। और जबकि मनुष्य जो होता है वो एक विवेकशील प्राणी है, मनुष्य जो है वो एक विवेकशील प्राणी है, तो इसलिए वो अपने विवेक के माध्यम से इस चीज़ को फीलिंग कर सकता है कि वो आंतरिक सुख से कहाँ तक संलिप्त है, कहाँ तक तृप्त है, ठीक। तो इसके लिए इन्होंने पूरा एक गुणात्मक सुख का बात कही, ठीक। और गुणात्मक सुख में इन्होंने नैतिकता को रखा, ठीक। गुणात्मक सुख कैसे प्राप्त होगा, तो गुणात्मक सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नैतिक होना आवश्यक है, व्यक्ति को नैतिक होना आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने गुणात्मक सुख की जो आकांक्षा रखी, गुणात्मक सुख की जो सद्भावना रखी है वो कहीं ना कहीं नैतिक से रखी है। और नैतिक क्या है, नैतिक आप जानते हो कि जो मोरल है वो एक्चुअली में ऐसे मूल्यों से प्रभावित रहता है जो ज्ञान सद्गुण एवं नीति मीमांसा जैसे विचारों दर्शन की बात करते हैं। तो नैतिकता से ये युक्त रहे हैं, तो इन्होंने ज्ञान, विचार, सद्गुण या कुछ ऐसे अंतर्प्त क्वेश्चनों की इन्होंने जो क्या की है, सृजन करते थे ताकि ये इस चीज़ को स्पष्ट कर पाएँ, राइट। तो इसके लिए इन्होंने नैतिकता को रखा। तो नैतिकता एक ऐसा प्रकार का एक विचार या ऐसी थिंकिंग होती है जो मनुष्य को ज्ञान एवं एक ऐसे ज्ञान और सद्गुण की क्या करती है, आकांक्षाओं को प्रभावित करती है, राइट, या उससे एक चिंतन की प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ने का प्रयास करती है। तो इनके विचार इस संदर्भ में रहे, क्योंकि ये चाहते थे कि गुणात्मक सुख होना चाहिए, तो गुणात्मक सुख होने के लिए कहीं ना कहीं हमें को नैतिक व्यक्ति होना आवश्यक है, और नैतिक व्यक्ति ही गुणात्मक सुख को प्राप्त कर सकता है, और जो नैतिक व्यक्ति नहीं होगा वो सुख को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने गुणात्मक सुख की बात कही, ठीक। इन्होंने मात्रात्मक सुख को खंडित तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने मात्रात्मक सुख को परिवर्तित जरूर किया है, राइट। इन्होंने मात्रात्मक सुख को परिवर्तित जरूर किया है, लेकिन इन्होंने मात्रात्मक सुख को खंडित नहीं किया है, क्योंकि अपनी गुरु की खंडित तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मात्रात्मक सुख को परिवर्तित किया है कि मात्रात्मक सुख के अलावा गुणात्मक सुख भी होना आवश्यक है। और गुणात्मक सुख को सबसे ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया मात्रात्मक सुख की तुलना में। चलिए, तो गुणात्मक सुख कैसा सुख होता है, नैतिक युक्त सुख होता है जो आंतरिक सद्भावना को बढ़ाता है। और जो मात्रात्मक सुख है, ठीक, जो मात्रात्मक सुख है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कम सोच वाले व्यक्तियों में होती है। इन्होंने एक बात कही, ये जो मात्रात्मक सुख है वो कम सोच वाले व्यक्तियों में होती है, राइट, और ये मूर्खों में होती है, ठीक। जो मूर्ख होते हैं उनमें मात्रात्मक सुख देखने को मिलता है, ठीक। और जबकि गुणात्मक सुख जो होते हैं ये सद्गुणी व्यक्ति या सद्भाव से युक्त व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर होता है, राइट। नैतिक युक्त व्यक्ति हैं उनके अंदर होता है गुणात्मक सुख। और ये उच्च सोच के व्यक्ति, यानी कि चिंतन प्रक्रिया से ये प्रभावित थे, तो उन्होंने उच्च सोच के हायर थिंकिंग से संबंधित इन्होंने जो विचार को रखा है गुणात्मक सुख इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक।
तो मात्रात्मक और गुणात्मक सुख में इन्होंने ये भिन्नता की, क्योंकि गुणात्मक सुख जो होता है वो आंतरिक है, आंतरिक मूल्यों से प्रभावित है, और हर मनुष्य चाहता है कि वो आंतरिक गुणों से युक्त रहे, आंतरिक उसे सुख की आकांक्षा व सुख की प्राप्ति हो, ताकि वो अपने जीवन को विकास कर सके। राइट, तो गुणात्मक सुख से भी क्या कर सकता है, जीवन को विकास भी करने की इन्होंने बात कही है। आगे हम क्लियर कर देंगे स्वतंत्रता में कि गुणात्मक सुख जो कहीं ना कहीं मनुष्य के एक आंतरिक सद्भाव को विकास करता है, और जब आंतरिक नैतिक विकास होगा, आंतरिक नैतिक विकास होगा तो निश्चित रूप पे आंतरिक और नैतिक, यानी कि आंतरिक नैतिक का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि वो जिस गुणात्मक भाव, जिस सद्भावों से वो प्रभावित है, यानी कि जिसको वो प्राप्त कर रहा है अंदर से, अगर वो ठीक है, अगर वो डेवलप है, तो 100% है वो व्यक्ति का विकास निश्चित होगा। इनका मानना ऐसा था, लेकिन वो मात्रात्मक सुख को खंडित नहीं करते हैं। मात्रात्मक सुख को रखते जरूर हैं, लेकिन वो उसको परिवर्तित करते हुए, उसको रिप्लेस करते हुए वो कुछ विचार अपने भी गुणात्मक सुख को रखते हैं। राइट, तो इस वजह से इनके जो विचार रहे हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य के आंतरिक जीवन से जुड़ी एक गुणात्मक सद्भावना से रहे, क्योंकि ये उस चीज़ से समस्या से ग्रस्त थे, तो इनको वो विचार जो थे वो प्रभावित को किए, क्योंकि उन्होंने चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से कुछ कैसी पुरानी पुस्तकों को, कुछ विचारों को, अच्छे थाट्स को पढ़ने का प्रयास किया। तो इस वजह से इनके अंदर कुछ सुख की आकांक्षा हुई, वो सुख की आकांक्षा एक गुणात्मक हुई। और गुणात्मक जो सुख होता है, इसमें अगर देखा जाए तो सुख कैसे प्राप्त होता है, किसी की सहायता करने से, किसी की सहायता करने से। अगर वो सहायता आप देख सकते हो किसी रूप में हो सकती है, वो अगर दुखी व्यक्ति है तो उसे उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरी कर सकते हो। राइट, और आप और भी देख सकते हो कि बहुत सारे सुख जो होते हैं, काफ़ी आंतरिक सुख देखने को मिलते हैं, जैसे कि समानुभूति आप ले सकते हो, करुणा ले सकते हो, प्रेम ले सकते हो। राइट, ये क्या है, एक गुणात्मक एक सुख है। ठीक है, तो इन चीज़ों से इन्होंने स्पष्ट किया कि गुणात्मक सुख की आकांक्षा हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। राइट, कुछ ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो नैतिक सद्गुणी व्यक्ति, और इनको और और व्यक्ति कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे नैतिक एवं अच्छा विचारक व्यक्ति होना चाहिए। तो इनके जो विचार रहे हैं वो थिंकिंग से संबंधित, नैतिकता, मोरल से रिलेटेड रहे हैं, इसलिए इनको पहला व्यक्तिवादी थाउट से रिलेटेड, यानी कि नैतिकतावादी व्यक्ति भी इनको पहला उदारवादी नैतिकतावादी व्यक्ति भी माना जाता है आधुनिक चिंतन में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि इनके जो विचार रहे हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। अगर हम बात करें कि सुख के दो पहलुओं के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं एक चीज। देखिए, एक तो होता है जैसे नैतिक पक्ष, और एक होता है आपका सौंदर्य पक्ष। इसमें बेसिकली क्या भिन्नता है आप थोड़ा समझते हैं, ये सुख से ही संबंधित है। ठीक है, देखो, नैतिक पक्ष और सौंदर्य पक्ष, इसमें इन्होंने बेसिकली कुछ अंतर स्थापित किया है। जैसे नैतिक पक्ष में उन्होंने रखा है कि गुणात्मक सुख, नैतिक पक्ष में उन्होंने क्या रखा है, गुणात्मक सुख, और गुणात्मक सुख में व्यक्ति को विवेकशील होना चाहिए। ठीक, विवेकशील होना चाहिए। और जो नैतिक पक्ष से युक्त व्यक्ति है, देखो नैतिक तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो इस चीज़ से प्रभावित है, इन चीज़ों से वो युक्त है, तो 100% उसका जो दिल होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसका दिल होगा वो बहुत अच्छा होगा। राइट, और वो 100% है वो दूसरों के प्रति हित करेगा, और दूसरों के प्रति हित करेगा, दूसरों के प्रति हित करेगा। ठीक है, और उनकी सहायता करेगा, उनके संकट में सहायता करेगा। तो इसलिए इनके जो नैतिक पक्ष रहे हैं सुख को लेकर के, वो गुणात्मक और काफ़ी सद्भाव संबंधित रहे हैं। राइट, और जबकि सौंदर्य पक्ष की बात की जाए, ये सुख को ही लेकर के है,
सौंदर्य पक्ष की बात की जाए तो ये जरूरी नहीं होता है कि जो व्यक्ति देखने में सुंदर हो उसके अंदर नैतिकता हो, उसका दिल अच्छा हो। जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, हर व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, और हर व्यक्ति दिल का अच्छा नहीं होता है। ओके, कुछ स्वार्थी होते हैं, कुछ चरित्रहीन भी होते हैं, राइट। तो इस प्रकार के व्यक्ति, जैसे उनका मानना है कि सौंदर्य व्यक्तियों में देखा जाए अंदर से जो बाहर से जो सौंदर्य हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति अंदर से गुणात्मक नैतिकता रखता हो। यानी कि सौंदर्य व्यक्ति को उन्होंने किससे जोड़कर देख रहे हैं, वो नैतिकता से, कि सौंदर्य व्यक्ति के अंतर्गत किस प्रकार की नैतिकता देखने को मिल सकती है। तो उनका एक यही मानना है कि सौंदर्य व्यक्ति नैतिकतावादी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि वो सौंदर्य व्यक्ति के अंदर का जो हृदय है वो नैतिकता युक्त हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि सौंदर्य व्यक्ति में उन्होंने ये बोला है कि सौंदर्य व्यक्ति जो होता है वो अक्सर चरित्रहीन और उस चीज को लेकर बताया, क्योंकि सौंदर्य व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक सुख से युक्त होता है, शारीरिक युक्त होता है, भौतिकतावादी विचारों से युक्त होता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर कोई सौंदर्य पक्ष है तो इसके लिए उसके पास हर चीज़ की आवश्यकताएं रहती नहीं है, ठीक, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं इनके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति होता है तो वो नैतिकता युक्त व्यक्ति जरूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहरी जो प्रवृत्तियां होती हैं, बाहरी प्रवृत्तियां होती है, उनसे ही ये संलिप्त रहता है, से संलिप्त रहता है। तो इसलिए ये पूर्ण रूप से हो सकता है, पूर्ण रूप से इनको नैतिकतावादी नहीं कहा गया है, ठीक है, सौंदर्य वाले को। क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही बाहरी वातावरण, बाहरी लोगों से मिलजुल के रहता है, हर चीज रहता है। तो सौंदर्य पक्ष में उन्होंने यही बात कही कि ये सौंदर्य पक्ष का व्यक्ति जरूरी नहीं है कि ये दिल से अच्छा ही हो, ठीक, चरित्रहीन भी हो सकता है। तो ये नैतिकता और सद्गुणी व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए ये गुणात्मक भाव को नहीं समझ सकता है। लेकिन सभी की बात नहीं कही है, कुछ लोगों की बात कही। सौंदर्य पक्ष के लोग जो होते हैं उनमें भी गुणात्मक देखने को मिलता है, अंदर दिल के भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं, चरित्रहीन सभी नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा है जैसा वैसा हम बता रहे हैं आपको। तो उस प्रकार से इनके जो विचार रहे हैं, सौंदर्य पक्ष को नैतिकता पक्ष से जोड़ के इन्होंने जो सुखवाद को रखा है, वो एक्चुअली में यही रखा है कि जो नैतिकता पक्ष व्यक्ति होता है वो एक्चुअली में गुणात्मक सुख उसके अंदर होता ही है, वो उस चीज़ को फील करता है, क्योंकि वो अपने अंदर की जो आंतरिक इंद्रियां होती हैं वो उनसे वो कहीं ना कहीं नैतिकता से उन्होंने आपको अवज्ञान कर लिया है, अब उससे तृप्त कर लिया है। तो इसलिए उसके जो विचार हैं वो नैतिकता युक्त से ही रहेंगे, और वो निश्चित ही गुणात्मक सुख को संदर्भित करेगा, गुणात्मक सुख को फील करेगा, राइट। जबकि सौंदर्य पक्ष का जो व्यक्ति रहेगा वो इन नैतिकता पक्ष पे इतना अपना को नहीं संदर्भित करेगा, ना नैतिकता पक्ष को इतना लगाव रखेगा, राइट। तो इसलिए इसके विचार आवश्यक नहीं होते हैं कि वो कहीं ना कहीं नैतिक पक्ष से हो। तो इन्होंने किससे जोड़ के देखा, इन्होंने इस चीज को जोड़ा सुकरात से, ठीक, सुकरात से जोड़ा। कैसे कि सुकरात की इन्होंने एक शब्दांश दिया है, वो दिया है आपका जैसे कि असंतुष्ट सुकरात से, असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। सॉरी, असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके जो विचार थे, इनके जो विचार थे वो ऑलरेडी पहली बात तो क्रूप व्यक्ति थे, राइट, क्रूप टाइप के व्यक्ति थे, ठीक। तो अपने आप को वो शकल शीशे में देखते रहते थे कि मैं क्रूप हूँ, मैं क्रूप हूँ, ठीक है। तो इनके सिर्फ प्लेटो थे कि हाँ ठीक है सर, ऐसी है, बढ़िया हैं, राइट। जबकि इनके जो विचार थे वो काफ़ी किससे संबंधित थे, आंतरिक गुण से प्रभावित थे, आंतरिक सुख से प्रभावित थे, ठीक, आंतरिक सुख से प्रभावित थे। क्योंकि ये विचार देखे जाए आंतरिक सुख में उन्होंने किसको रखा था, ज्ञान, सद्गुण, नैतिकता, ये सब विचारों से प्रभावित रहे, क्योंकि इन्होंने नैतिकता की बातें कही। और ये एक्चुअली में देखी जाए तो ये कोई भौतिकतावादी तो है नहीं, ठीक,
और ये किस पे डिपेंड करती हैं? नीति मीमांसा पे निर्भर करती हैं, फिलॉसफी पे निर्भर करती हैं, जो केवल चिंतन प्रक्रिया से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, राइट। तो इससे संबंधित नहीं, लेकिन इनसे जो सुख मिलता है, इनसे जो सुख मिलता है वो कौन सा मिलता है? गुणात्मक सुख मिलता है। गुणात्मक जो सुख होता है वो सबसे अच्छा सुख मानते हैं। तो इसलिए इनके जो विचार हैं वो एक्चुअली में किससे संबंधित रहे? सुख से संबंधित रहे हैं। लेकिन उनके विचार सुकरात की भौतिकता से भी रहे हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, भौतिकता से भी रहे हैं। इन्होंने जो काम वासनाएं की जो बात की हैं, राइट, वो भी ठीक है, लेकिन सीमित रखी हैं इन्होंने। जबकि इनके जो आंतरिक सुख रहा है वो काफ़ी प्रभावशील रहा है, और वो देखा जाए तो उन्होंने अंतिम साध के रूप में उसी चीज़ को माना है। तो असंतुष्ट सुकरात क्यों इसमें कहा गया? असंतुष्ट सुकरात इसलिए कहा गया कि इनके जो विचार रहे हैं वो एक्चुअली में मनुष्य के जीवन को सुधारात्मक प्रयास के करने के लिए थे। मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन की जो भी आकांक्षाएं थीं, ठीक, ज्ञान सद्गुण से संबंधित, उनको एक नैतिक का मार्ग दिखाना चाहते थे, ठीक, धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे। तो इनके इस प्रकार के विचार थे। तो लेकिन ये असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि इनके जो विचार थे, उन विचारों को लेकर के उस राज्य में द्वंद्वता थी, ठीक, लोगों में कट्टरता थी। कुछ लोग इनके समर्थक भी थे, कुछ राज्य के समर्थक होकर के उनके समर्थक रहे। तो इस प्रकार से इनके विचार को लेकर के खींचा तानी थी, और इनको जहर का प्याला देना पड़ा, पीना पड़ा, ठीक, इनको जहर का प्याला पीना पड़ा। वो क्यों पीना पड़ा? क्योंकि वो अपने विचारों को लेकर विश्वास करते थे कि ये बात सत्य है, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानते थे, नैतिक सद्गुण विचारों को मानते थे। और जबकि वहाँ का जो राजनैतिक व्यवस्था थी वो एक्चुअली ईश्वर को भी मानती थी, वहाँ के विचार मानते थे। दूसरी बात, वो लोकतंत्र से और गणतंत्र से प्रभावित थे, वहाँ की व्यवस्थाएं थी, लेकिन ये गणतंत्र का विरोध करते थे, लोकतंत्र का, राइट। तो इस वजह से ये अपने विचारों को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के तो विश्वास पात्र थे, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उन चीज़ों को लेकर असंतुष्ट थे। तो इसलिए इनको असंतुष्ट बोला गया। और संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है, यानी संतुष्ट मूर्ख वो है एक शारीरिक सुख प्राप्त करने वाला। शारीरिक सुख प्राप्त करने वाला कौन है? शारीरिक जो सुख प्राप्त कर रहा है वो एक्चुअली में वो कौन सा है? संतुष्ट मूर्ख है। संतुष्ट मूर्ख है, लेकिन उसे अपने अंदर के आंतरिक सुख का उसने कभी अनुभव किया ही नहीं, राइट। तो वो कैसे उस चीज़ को जान पाएगा? तो वो कैसे असंतुष्ट सुकरात को समझ पाएगा, राइट। तो इसलिए इस चीज़ की जो तुलना है वो शारीरिक सुख से की, और शारीरिक सुख की बात करने की है वो की है जेरेमी बेंथम ने। तो जेरेमी बेंथम के जो विचार थे उनको इन्होंने परिवर्तित किया, खंडित तो नहीं किया, परिवर्तित जरूर किया है, राइट। तो इसलिए इनकी शारीरिक सुख को एक्चुअली में संतुष्ट मूर्ख किसी बात कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ के लोग जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो आ, अपनी काम वासनाओं उन चीज़ों से संलिप्त रहते थे, राइट। तो इस वजह से उनका एक शारीरिक सुख ज़्यादा था। तो इस वजह से शारीरिक सुख जो है वो एक्चुअली मात्रात्मक सुख की बात करते हैं, और वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्तावाद पर आधारित है। तो एक एक्चुअली में इसी की वजह से इनको संतुष्ट मूर्ख से इनको अच्छा इसलिए बताया कि इन्होंने गुणात्मक सुख की बात की। और गुणात्मक सुख से प्रभावित कौन थे? वो थे जेएस मिल, क्योंकि जेएस मिल उस समस्याग्रस्त थे, तो उनको इन चीज़ों को, फिलॉसफी को जब पढ़ा तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ। तो इस वजह से इन्होंने गुणात्मक सुख को समर्थन किया। तो उम्मीद करते हैं आपको कि गुणात्मक सुख एक्चुअली में आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इन्होंने गुणात्मक सुख की बात कही, जिसके अंतर्गत समानुभूति, राइट, ये चीज़ें रखने का प्रयास किया। चलिए, तो आपको जो सुख से संबंधित जो विचार रहे हैं उनसे आप क्लैरिटी आपको हो गई होगी कि सुख को लेकर के इनके विचार किस प्रकार के थे, ठीक, वो अपने आप को क्लियर कर दिया। चलिए, एक मिनट पानी पी ले फिर क्लियर कर।
दूसरी बात करते हैं हम इनकी। पहले तो हमने सुखवाद को समझ लिया, इस सुखवाद को लेकर कैसे विचार इनके होने, इनके विचार किस प्रकार के थे। दूसरा आती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता में इनकी एक पुस्तक है, वो है एसे ऑफ लिबर्टी, राइट, एसे ऑफ लिबर्टी। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या लिखा है, स्वतंत्रता के विषय में काफ़ी डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। और इनकी जो स्वतंत्रता है एक्चुअली में देखी जाए तो निरपेक्ष भी स्वतंत्रता इनकी देखने को मिलती है। आगे हम क्लियर करेंगे निरपेक्ष स्वतंत्रता एक्चुअली में होती क्या है। निरपेक्ष स्वतंत्रता के अंतर्गत भी इन्होंने अपने विचारों को रखा, ठीक। दूसरी बात, इन्होंने स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, स्वतंत्रता को लेकर के सबसे ज़्यादा महत्व दिया। और ये जो स्वतंत्रता थी, ये स्वतंत्रता थी, ये नैतिक से युक्त आंतरिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, नैतिक युक्त आंतरिक स्वतंत्रता। मैंने ऑलरेडी बताया था कि इनके विचार वो थे ग्रीक फिलॉसफी से प्रभावित थे, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं हर चीज़ में नैतिकता को लेकर के आते थे, राइट। वो स्वतंत्रता हो चाहे वो सुखवाद हो, हर चीज़ उनको नैतिकता युक्त होना आवश्यक था कि वो व्यक्ति नैतिक सद्गुणी है तो वो अपने को विकास कर लेगा, ठीक। तो इस विषय इस प्रकार के विचार जो इनके थे वो स्वतंत्रता से संबंधित भी रहे हैं। थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर बात की जाए कि इनके जो सुख हैं, जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता अगर देखी जाए तो इन्होंने एक बात कही है कि एसे ऑफ लिबर्टी में कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, यानी कि मनुष्य पे किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रतिबंध किसी भी प्रकार से हो, कोई प्रकार का नहीं होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए, मनुष्य को खुला छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले ही ऑलरेडी व्यक्तिवादी विचारक थे, ठीक। और व्यक्तिवादी विचारक होने की वजह से ये जो व्यक्तिवादी जो लोग होते हैं वो स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और स्वतंत्रता को सबसे ऊपर भी रखते हैं, वो राइट। लेकिन स्वतंत्रता के अंतर्गत वो संपत्ति को भी महत्व देते हैं, लेकिन उन्होंने संपत्ति जैसी कोई बात तो नहीं कही। इन्होंने स्वतंत्रता को लेकर के काफ़ी डिबेट की और स्वतंत्रता से इन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी दी है। तो स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट दिए हैं। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत इन्होंने रखा कि प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी दी जानी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो अपनी बात को स्पष्ट करे और रखे, ठीक। उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे बोलने की पूर्ण आज़ादी है। अगर वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसे वो चीज़ की आज़ादी है। अगर वो किसी भी व्यक्ति के विरोध में बोल रहा है, कैसा भी बोल रहा है, वो उस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र है। इसलिए उन्होंने वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के इन्होंने बात कही है। और ये जो थी ये आत्म प्रेरक थी। अभी हम आगे क्लियर करेंगे निरपेक्ष स्वतंत्रता के बारे में कि किस प्रकार की स्वतंत्रता थी। तो थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इनका, फिर आगे हम निरपेक्ष आज़ादी के विषय में भी। तो वाक एवं अभिव्यक्ति, तो वाक एवं व्यक्ति के अंतर्गत इन्होंने जो विचार दिया था वो एक्चुअली में प्रत्येक व्यक्ति की एक आज़ादी को लेकर दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है बोलने के लिए, वो कुछ भी बोल सकता है, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, राइट। क्योंकि ऊपर लिखा क्या है, किसी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। इन्होंने किस पुस्तक में दिया था, एसे ऑफ लिबर्टी में, राइट। तो इसलिए वो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। इसलिए इनके जो विचार हैं वो स्वतंत्रता से काफ़ी डीपली की बात करते हैं, यानी कि स्वतंत्रता को इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि इनकी स्वतंत्रता जो है वो देखी जाए तो वाक एवं व्यक्ति की मतलब कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ही बुरा है, यानी कोई प्रतिबंध होगा ही नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। मनुष्य स्वतंत्रता है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, उसे कुछ भी बात रखे, वो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उन्होंने रखा।
राइट। लेकिन हाँ, इन्होंने आगे इस चीज को सीमित किया है, आगे क्लियर करेंगे निरपेक्ष में। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, ठीक, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं विकास करेगा, कहीं ना कहीं विकास करेगा। इसके लिए अगर वो विकास करना चाहता है, अगर वो विकास करना चाहता है तो उस व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, तो उसे व्यक्ति को अपनी बात रखने का आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही। ठीक, और ये हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में भी है, 19(1) में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब बात हम करते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने महत्व तो दिया, लेकिन इसका एक एलिमेंट इन्होंने और दिया था कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इसी में निहित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किसमें निहित है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। यानी कि अगर ये किस चीज़ से प्रभावित है, ये जो एक्चुअली में एक मिनट, ठीक है, तो व्यक्ति को व्यक्तित्व का जो विकास है, ठीक, ये कैसे, ये कौन सा विकास है? ये इन्होंने जो विकास रखा है, ये रखा है आंतरिक और नैतिक। ये बाहरी विकास की बात नहीं करते हैं, आंतरिक और नैतिक युक्त विकास। और जब आंतरिक नैतिक युक्त विकास होगा तो 100% बाहरी विकास हो जाएगा। बाहरी विकास पे ये बल नहीं देते हैं, एक्चुअली बल ये देते हैं आंतरिक विकास की। और आंतरिक विकास किससे रिलेटेड होगा? वो नैतिकता से रहेगा, गुणात्मक सुख से रहेगा। राइट, तो जब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, व्यक्ति को बोलने की आज़ादी दी जाएगी, ठीक है, तो वो अगर हर चीज़ को लेकर के उसे आज़ादी मिलेगी तो 100% है वो क्या कर सकता है? अपने व्यक्तित्व के विकास कर सकता है। ठीक, वो अपना विकास कर सकता है तो अपने को डेवलप कर सकता है, और जब डेवलप करेगा तो 100% उसे शारीरिक सुख और मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, और उस पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध नहीं किया जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि इस पर किसी प्रकार का जो प्रतिबंध है वो अनुचित है, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील होने के कारण उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और स्वतंत्रता अगर उसे मिलती है तो अपने को विकास कर लेगा, अपने व्यक्तित्व का विकास कर लेगा, और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से समुचित समाज की भलाई हो जाएगी। समुचित समाज की भलाई हो जाएगी। समुचित समाज की भलाई किस में निहित है? व्यक्ति के विकास में। और व्यक्ति विकास कब हो सकता है? जब उसे स्वतंत्रता हो, ठीक, उसे कार्य करने की तत्परता हो, कार्य करने की क्षमता हो, उसे बोलने की आज़ादी हो, हर चीज़ कार्य करने की उसे स्वतंत्रता हो, तो 100% है वो अपने को गुणात्मक विकास कर सकता है। और गुणात्मक विकास अगर नैतिकता, आंतरिक विकास अगर होता है तो बाहरी विकास उसका हो जाएगा, और बाहरी विकास होता है तो हर मनुष्य का विकास होगा, और हर मनुष्य के विकास से समुचित समाज का विकास हो जाएगा। तो यही इनका मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक, तो पहली बात तो इन्होंने अब व्यक्ति की स्वतंत्रता को रखा, और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत तो समान रूप से सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि हर व्यक्ति अगर स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने को हर बात काम करने के लिए स्वतंत्र है, तो 100% है वो व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास कर लेगा। ओके, तो इस प्रकार की इन्होंने बात की, ताकि सार्वजनिक भलाई जो है, सार्वजनिक है जो सामूहिक भलाई है या समुचित समाज की भलाई है, वो किसमें निहित है? वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में। और वो किससे मिल सकती है? जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा। ठीक, और वो विकास कैसा होना चाहिए? आंतरिक, नैतिक। चलिए, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी कि उनका जो स्वतंत्रता संबंधी विचार रहे वो किस प्रकार के रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की है कि व्यक्ति जो है वो मन और शरीर का स्वामी है, मन और शरीर का स्वामी है। आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इनकी स्वतंत्रता को लेकर ही कितने संवेदनशील थे, क्योंकि क्रिएटिव थे, क्योंकि इन्होंने मन और शरीर का स्वामी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है उसका स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। उस स्वयं पर नियंत्रण, यानी कि व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी है।
इसका अर्थ ये हुआ कि उसका जो मन है, उसकी जो शारीरिक संरचना है, जो बॉडी की संरचना है, उस पर नियंत्रण करने वाला कौन है? व्यक्ति है। यानी कि उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा या उस पर कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मन और शरीर का स्वामी है। तो वो अगर चाहेगा तो शादी करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। ठीक, अगर वो किसी दूसरे से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, राइट। वो किसी दूसरे से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मन और शरीर का स्वामी कहा कि व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है और वो मन और शरीर का स्वामी है। वो किसी भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, सक्षम है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, इसलिए वो मन और शरीर का वो स्वामी है, राइट। वो किसी भी कार्य करने के लिए या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वो आगे अग्रसर है। तो इसलिए ये जो विचार था उनका, मन और शरीर का वो स्वामी है। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि इस चीज को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगता कहाँ पर है। रिस्ट्रिक्शन दो प्रकार के लगते हैं। ठीक, एक लगता है बहुमत समाज में, बहुमत समाज में बहुमत समाज का जो वहाँ पे लगता है प्रतिबंध, ट्रिनिटी ऑफ जो मेजोरिटी है, राइट, उस वो क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। वो कैसा प्रतिबंध लगाती है? वो प्रतिबंध जैसे कि आप देखोगे, जैसे परंपराएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं जैसे हैं, ठीक, जाति प्रथाएं हैं। ऐसे समाज में जो होता क्या है कि व्यक्ति का विकास नहीं होता है, व्यक्ति का विकास नहीं होता है, क्योंकि वो इन्हीं से प्रभावित रहता है। और ये जो होते हैं ये एक्चुअली में निरंकुशवादी है, निरंकुशवादी है, क्योंकि ये सामूहिक होता है ना। और ये एक प्रकार का देखा जाए तो निरपेक्ष पर निर्भर करता है, ये निरपेक्ष व्यवस्था पर निर्भर नहीं प्रभावित होते हैं, या कह सकते हैं निरपेक्ष से। यानी कि जैसे कि बहुमत समाज की आप बात कर लो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे हिंदू धर्म है, राइट। तो हिंदू धर्म की जो शादियां होती हैं वो एक्चुअली में देखा जाए तो हिंदू मैरिज एक्ट है जो 1955 का है, या हिंदू मैरिज एक्ट ले सकते हो, एक 1954 का भी है। तो इसके तहत शादियां होती हैं, राइट। तो वो सभी के लिए समान रूप से है ना, हर हिंदू धर्म के लिए 7 फेरे पड़ने हैं, तो हर चीज़ के लिए है, तो वो एक निरपेक्ष है, सभी को उस चीज़ के लिए निरपेक्ष है। तो ये जो बहुमत समाज है ये निरंकुशवादी ये निरपेक्ष अवधारणा को प्रतिपादित करता है। तो एक्चुअली में ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के जो उसके वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है या उसे कार्य करने की स्वतंत्रता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो बहुमत समाज निरंकुशवादी है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर के बात कही है कि बहुमत समाज जो है वो मनुष्यों के विकास को प्रतिबंध करता है, मनुष्य के विकास को रोकता है, जिसमें इंडिया आता है, भारत आता है, क्योंकि भारत में अंतर्जातीय विवाह नहीं होते हैं, राइट। अब तो सुधारात्मक प्रयास हैं वो अलग बात है, लेकिन कुप्रथाएं, जातीय प्रथाएं आज भी मौजूद हैं जिसकी वजह से नहीं होते हैं। तो बहुमत समाज के अंतर्गत जो निरंकुशता देखने को मिलती है, एक तो ये प्रतिबंध लगाते हैं, तो इसको खत्म करना चाहिए। दूसरी बात है सरकार द्वारा, पहला तो समाज के माध्यम से है, दूसरा है सरकार के माध्यम से। तो सरकार जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो विधि के माध्यम से, ठीक, विधि के माध्यम से रिस्ट्रिक्शन लगाती है। क्योंकि विधि जो होती है वो सर्वोपरि होती है, विधि जो होती है वो सर्वोपरि होती है, और विधि के जो नियम है उसमें जो निहित जो प्रावधान है वो समान रूप से सभी जनता के लिए रेगुलेट होते हैं, लागू होते हैं, समान रूप से लागू होते हैं। तो हर व्यक्ति को एक विधि के तहत देखा जाता है। ओके, तो विधि के माध्यम से कोई नियम या कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो वहाँ की व्यवस्था को संचालित किया जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो व्यक्तिवादी जो विचारक रहे हैं उन्हें विधि की व्यवस्था को नीचे रखा है, नीचे नीचे, यानी कि विधि तो रहेगी, लेकिन विधि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना सकती है ताकि वहाँ की व्यवस्था को या लोगों की स्वतंत्रता का हनन करे।
यानी वहाँ का जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता जो दी गई है उसका किसी प्रकार की विधि के द्वारा हनन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब तो देखो संसद वहाँ की संप्रभु है इंग्लैंड की, राइट, वो ही संप्रभु है, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जेएस मिल के विचार हैं तो आप समझ सकते हो। तो इसलिए इन्होंने विधि के माध्यम से भी रिडक्शन की बात की है। तो इस चीज़ को लेकर के उन्होंने इस पे यही कहा है कि व्यक्ति मन और शरीर का स्वामी है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है और वो हर कार्य करने की क्षमता स्वतंत्रता के लिए वो खुद स्वयं विवेकशील है, राइट। तो ये चीज़ स्पष्ट हो गई होगी आपको। चलिए तीसरा अगर बात करी जाए, तीसरी अगर हम बात करें इसमें ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता। ऐतिहासिक स्वतंत्रता आप देखोगे पहले की जो देखा जाए, जैसे आप सुकरात की बात कर लो और ईसा मसीह की बात कर लो, इन पे कहाँ तक इनको स्वतंत्रता थी। इनके जो विचार थे, राइट, इनके जो विचार थे वो विचार कैसे थे, नैतिक सद्गुणी युक्त विचार थे, लोगों के मन में प्रेम की ज्योति जलाते थे, राइट, ज्ञान की ज्योति जलाते थे। ईसा मसीह जो थे वो भी स्वयं को ईश्वर मानते थे, तो उस हिसाब से बात करते थे, राइट, स्वयं को मतलब जगत के जगदाता मानते थे वो। तो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे ना, तो इनको स्वतंत्रता कहाँ थी, इनको स्वतंत्रता थी वो अपनी बात को रखने में, कोई कार्य करने में, लोगों को जागरूक करने में, वो अपने कोई नैतिक सद्गुणी या आंतरिक वृत्तियों को, आंतरिक मनोवृत्तियों को जो विचार रखते थे, वो सकारात्मक जो विचार रखते थे, वो विचार अगर देखे जाएं तो वहाँ की जो स्वतंत्रता थी वो इनको रिस्ट्रिक्शन लगाती थी ऐतिहासिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो इस चीज़ को लेकर ये काफ़ी प्रभावित थे कि पहले के जो विचार रहे हैं, चाहे सुकरात के रहे, ईसा मसीह के रहे हों, वो कहीं ना कहीं देखे जाए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते थे, स्वतंत्रता को उस समय के ऐतिहासिक स्वतंत्रता जो प्रतिबंधित करते थे। इसलिए इनको किसी को जहर का प्याला दे पीना पड़ा, किसी को वहाँ पे कीलों पे मतलब उठों कर मतलब सजा दी गई। इस प्रकार की स्वतंत्रता थी, वो रिस्ट्रिक्शन युक्त स्वतंत्रता थी। लेकिन ये स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, इस वजह से इन्होंने इस स्वतंत्रता को रखा था, राइट। लेकिन अब इसको खंडित करते हुए उन्होंने अपनी अवाक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, ठीक। चलिए, तो ये आप समझ सकते हो कि कोई भी स्वतंत्रता है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। और बहुमत की जो मैंने आपको बताई थी, बहुमत की जो एक निरंकुशता है, ठीक, वो कहीं ना कहीं आज़ादी, निरपेक्ष आज़ादी को रिस्ट्रिक्शन लगाती है, निरपेक्ष आज़ादी को रोकती है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, अब हम बात करते हैं थर्ड, निरपेक्ष आज़ादी। निरपेक्ष आज़ादी या कह सकते हैं निरपेक्ष स्वतंत्रता। निरपेक्ष स्वतंत्रता के अंतर्गत इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, वो दिया है योग्यतम उत्तरजीविता। योग्यतम उत्तरजीविता, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ व्यक्ति हैं आपस में क्या कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, डिस्कशन कर रहे हैं, कोई चीज़ को लेकर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और इस बात को लेकर कोई निरपेक्ष बिंदु है, राइट, कोई एक पॉइंट है, और सबकी एक बिंदु पर मतलब दृष्टिकोण है, सबकी बिंदु एक दृष्टि पर है, और अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं। और ये विचार जो देखे जाएं, जिनके सबसे ज़्यादा प्रभावशील होंगे, जिनके सबसे ज़्यादा प्रभावशील होंगे, वो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ये नैतिक सद्गुणी व्यक्ति मानेंगे। और ये देखा जाए तो आपने सुकरात के में भी पढ़ा होगा तर्क विद्या, तर्क विद्या आपको मैंने पढ़ाया था, लेकिन ये तर्क विद्या से रिलेटेड थोड़ा बहुत मिलता है। बस इनका यही है कि योग्यतम उत्तरजीविता का मतलब है कि जो योग्य होगा, जिनके विचार योग्य होंगे, ठीक, स्पष्ट होंगे,
गुणात्मक नैतिक युग विचार गुणात्मक से रिलेटेड होंगे, युग होंगे, उनको महत्व दिया जाएगा। तो ये है योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत। और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप देखोगे एक संघर्ष युक्त है। जैसे डार्विन की एक बात याद आती है, जो डार्विन ने कहा था कि वो सब खत्म हो जाएगा जो संघर्ष में हार जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति है, प्रकृति में भी संघर्ष है, ठीक, प्रकृति में भी भौतिकतावाद, वैसे तो ये भौतिकता से युक्त थे, भौतिकतावादी विचारक थे, लेकिन इनके जो विचार थे डार्विन के, तो इन्होंने जो विचार दिए थे वो एक्चुअली में यही दिए थे कि जहाँ संघर्ष है तो संघर्ष में जो विजयी होगा वही बचेगा और सभी खत्म हो जाएंगे। ये बात है इनकी, यही चीज़ यहाँ लागू होती है। वो कैसे कि जो व्यक्ति के विचार सबसे संवेदनशील प्रभावशील होंगे, सब अपने अपने विचार रखेंगे, और जो संघर्ष की स्थिति में जीतेगा और जिनके विचार गुणात्मक सदृढ़ से नैतिक युक्त विचार होंगे, प्रभावशील होंगे, तो उसके विचार सबसे ज़्यादा क्रिएटिव या क्रियाशील विचार माने जाएंगे। इसलिए ये योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत, और ये योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता पे लागू करते हैं। वो कैसे करते हैं थोड़ा देखो। इन्होंने एक बात कही कि जो भी विचार हैं मनुष्य अगर रखता है, हर मनुष्य क्या है, एक स्वतंत्र है, हर मनुष्य क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता देखी जाए तो इंग्लैंड ही को ही दी है, इंग्लैंड वालों को यानी यूरोप के लोगों को दी है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के लोगों को उन्होंने स्वतंत्रता की बात नहीं की। भारत में अगर आप देखोगे तो उस समय भारत के लोगों को तो इन्होंने बहुत गलत सलत बोला था जेएस मिल ने, वो हम आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो भी मनुष्य हैं अगर उनके अंदर अगर वो सभी क्या हैं, स्वतंत्र हैं, राइट, और वो स्वतंत्र हैं तो अपनी बात को रखने के लिए योग्य हैं, और अपनी की अगर वो बात रखते हैं, राइट, अपनी बात रखते हैं, जो सबकी बात बेस्ट होगी, सबकी बात बेस्ट होगी, उसकी बात मान्य होगी। लेकिन रख तो सभी सकते हैं ना, तो रख तो सभी सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या समझते हो, यहाँ पर उन्होंने ये पॉइंट जो रखा था स्वतंत्रता को लेकर के कि कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है, देखना, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसे झूठ बोलने दीजिए, झूठ बोलने दीजिए। इन्होंने झूठ पे प्रतिबंध नहीं लगाने दिया। क्यों? इनका मानना ऐसा ही था। देखिए, अगर मान लो कि ये 10 आदमी डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, और डिस्कशन करते हैं किसी एक बिंदु को लेकर, तो इस चीज़ को लेकर के अगर वो झूठ बोल रहे हैं, सभी तो झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है तो उसे झूठ बोलने दीजिए, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि सत्य जो है वो प्रभावी होगा, सत्य जो है वो प्रभावी होगा। कैसे? यहाँ पर अगर लोग सत्य झूठ बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक्चुअली में जो सत्य होगा वो एक्चुअली में उभर कर आएगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी सत्य भी बोलते हैं। तो अगर कोई मनुष्य झूठ बोल रहा है तो उसे झूठ बोलने दीजिए, झूठ बोलने दीजिए, और जितना झूठ बोलेगा उतना ही सत्य प्रभावी होगा। उस पर अगर आप झूठ पर प्रतिबंध लगाते हो, अगर आप झूठ पर प्रतिबंध लगाते हो तो एक्चुअली में सत्य से वंचित हो जाओ। इनका मानना ऐसा था कि अगर आप झूठ पर प्रतिबंध लगाते हो तो सत्य से वंचित हो जाओगे। तो सत्य को अगर प्राप्त करना है, सत्य के गुण को प्राप्त करना है, तो वो झूठ से ही निकल कर आएगा। तो इसलिए व्यक्ति को झूठ बोलना चाहिए वाली बात नहीं कही है ना। झूठ बोलता है तो उसे बोलने दीजिए, झूठ बोल रहा है तो उसे बोलने दीजिए, ठीक। अगर आप झूठ पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो आप सत्य की जांच नहीं कर पाओगे। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो पूरे संपूर्ण समाज के खिलाफ भी अगर बोलता है तो उसे बोलने दीजिए, क्योंकि वो एक स्वतंत्र है, उसे आज़ादी दी गई, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, राइट। और वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत उसे पूर्ण रूप से आज़ादी है कि वो किसी भी बात को रख सकता है और 100 व्यक्तियों के विरोध में खड़ा भी हो सकता है। यानी 100 व्यक्ति हैं तो 100 में 99 के विरोध भी अगर वो है, 9 के विरोध भी है, अगर वो बात रख रहा है तो उसे रखने दीजिए, ठीक, उसे रखने दीजिए, क्योंकि वो उस चीज़ को लेकर के क्या है, स्वतंत्र है, अपनी बात रखने के लिए स्पष्ट है। क्योंकि एक व्यक्ति ये हो सकता है कि उसके जो विरोध कर रहा है वो हो सकते हैं सत्य के मार्ग को प्रदर्शित करते हों,
राइट। तो इसलिए एक व्यक्ति अगर 99 का भी विरोध कर रहा है तो उसे करने दीजिए, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या है, सत्य को ज़्यादा आप प्रभावशील बना सकते हो। तो सत्य में वो इन्होंने नैतिकता से जोड़ा, यानी कि अगर मनुष्य आंतरिक से भी झूठ बोल, आंतरिक से भी झूठ बोल, तो उसे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ताकि वो एक समय में सत्य निकल कर सामने आ सके। तो इनके जो विचार थे वो इस प्रकार के थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्योंकि इनका ऐसा ही मानना था कि अगर आप झूठ को अगर दबाते हो तो सत्य से वंचित हो जाओगे, और सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं होता, मोनोपोली नहीं होती है। ठीक, तो सत्य पर किसी का अपना एकाधिकार नहीं होता है। ठीक, सत्य एक निरपेक्ष है, सत्य एक निरपेक्ष गुण है, निरपेक्ष मूल्य है, आप ये बोल सकते हो, निरपेक्ष सद्गुण है, आप ये बोल सकते हो। राइट, तो इस पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। तो इसलिए अगर अगर सत्य को आप निकालना है, तो जो झूठ बोल रहा है उसे झूठ बोलने की आज़ादी है, उसे झूठ बोलने दी, चाहे वो 100 व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा हो जाए, उसे आज़ादी है। राइट, तो आप समझ सकते हो उनकी जो स्वतंत्रता को लेकर के जो मंतव्य थे वो कितने गहराई और संवेदनशील। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या स्वतंत्रता लोकतंत्र में मिल सकती है, क्या स्वतंत्रता लोकतंत्र में मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर के टॉकविले ने एक बात कही है। टॉकविले की पुस्तक मैंने आपको बताई है, जो डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका है, यानी कि अमेरिका की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, शासन व्यवस्था है, उससे संबंधित जो बुक है। तो टॉकविले ने ये बात कही है कि अमेरिका में लोकतंत्र तो है, अमेरिका में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि लोकतंत्र में, अमेरिका का जो लोकतंत्र है वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है, यानी कि लोकतंत्र से यानी कि लोगों का प्रतिनिधित्व तो है, लेकिन उनको स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं है। तो इस चीज़ से ये प्रभावित थे जेएस मिल। तो जेएस मिल ने कहा, इसको उलट दिया, उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता जो है, स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र में है। उन्होंने बात कही कि स्वतंत्रता लोकतंत्र में मिल सकती है, स्वतंत्रता जो होती है वो लोकतंत्र में तो मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता हो। थोड़ा आप एक बार और समझ लो, कंफ्यूज में होंगे। देखो कैसे, इनका मानना ये है कि जो स्वतंत्रता होती है वो हर लोकतंत्र में होती है, हर जो कोई भी लोकतंत्र हो उसमें जो स्वतंत्रता होती है वो लोकतंत्र में होती है। अगर ये बात है कि जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ लोकतंत्र है, राइट, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता हो, जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता हो। राइट, या आप ये ऐसे कह सकते हो, स्वतंत्रता लोकतंत्र में होती है, स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र में होती है, लेकिन लोकतंत्र में स्वतंत्रता मिल जाए ऐसी उम्मीद नहीं है। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। आप अब स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें स्वतंत्रता तो है, स्वतंत्रता तो निश्चित है लोकतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र में स्वतंत्रता मिल जाए वो स्पष्ट नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ठीक, और ये रिस्ट्रिक्शन के तो वैसे ही खिलाफ थे जेएस में। तो इस प्रकार से इनके जो विचार रहे वो टॉकविले से भी प्रभावित रहे हैं। चौथा सिद्धांत, पहला मैंने आपको पढ़ाया सुखवाद, दूसरा क्लियर किया मैंने, सुखवाद हो गया, ठीक, फिर स्वतंत्रता हो गई, निरपेक्ष स्वतंत्रता, चौथा अगर आप समझना चाहते हो तो इसे आप
हार्म हानि का सिद्धांत थोड़ा समझ लो। हार्म हानि का सिद्धांत ये एक्चुअली में क्या है? देखिए, हार्म हानि का जो सिद्धांत है ये बेसिकली दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये है, तीन कंपोनेंट हैं इसके। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि उसे बोलने की आज़ादी दी जाए। ठीक, उसे बोलने की आज़ादी, हर प्रकार का प्रतिबंध बुरा है। और दूसरा है यहाँ पे संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार। तीसरी बात करते हैं वो कार्य करने की आज़ादी। कार्य करने की आज़ादी। देखो, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की आज़ादी अलग चीज़ होती है और कार्य करने की आज़ादी अलग होती है। अभी हम स्पष्ट करेंगे। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमने ऑलरेडी बताए हैं, क्लैरिटी कर दी है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अगर होना है तो उससे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, तभी वो अपने को विकास कर पाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के स्पष्ट हो गया है ना। संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार तो होना चाहिए। संघ का मतलब जैसे कि धार्मिक संगठन, तो इन्होंने धर्म के विरोध थोड़ी ना थे, धर्म से मतलब मानते नहीं थे, धर्म को इन्होंने कोई मतलब विचार नहीं माना है। लेकिन ये जो थे ना, धर्म से कम ये संघ बनाने की बात करते हैं ना, कि धार्मिक कोई भी संगठन है या संघ है या कोई अपना राजनीतिक संघ है, वो या धार्मिक संघ है, कोई भी संघ है वो बना सकते हैं। तो संघ बनाने का भी इन्होंने बात कही थी। लेकिन हार्म हानि का मतलब कहाँ पे आता है? ये तो एक तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है, स्वतंत्रता दी देनी चाहिए, संघ बनाना चाहिए, ये राइट। लेकिन यहाँ पे हानि कहाँ पे आती है? हानि यहाँ पे आती है कार्य करने की आज़ादी। अब कार्य करने की आज़ादी दो प्रकार की होती है। एक होती है आत्मपरक या आत्म साक्षात्कार। एक आत्मपरक या आत्म साक्षात्कार। दूसरी होती है अन्नपरक। अन्नपरक आज़ादी। पहली है आत्म साक्षात्कार आज़ादी, दूसरी है अन्नपरक आज़ादी। आत्म साक्षात्कार आज़ादी पर तो प्रतिबंध लगा ही नहीं सकते। क्यों? ये वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। वाक एवं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत आता है कौन सा? आत्मपरक या आत्म साक्षात्कार आज़ादी। और इस पर प्रतिबंध लगा ही नहीं सकते। प्रतिबंध के लिए तो इन्होंने ऑलरेडी ही इस रिस्ट्रिक्शन को हटा ही दिया है कि इस प्रकार कोई प्रतिबंध हो रहा है। तो आत्मपरक यानी कि आत्म का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पर है व्यक्ति को लेकर, जो व्यक्तिवाद है, ठीक, उसको वो है। दूसरी बात है वो स्वतंत्र है। व्यक्तिवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता को मिलना ही चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इनके जो यहाँ विचार रहे हैं वो एक्चुअली में देखे जाए हैं तो आत्मपरक का मतलब है आत्म साक्षात्कार वो तभी कर सकता है जब उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो इस पर तो प्रतिबंध बुरा है ही। लेकिन अन्नपरक का मतलब क्या हुआ? इस पर हार्म हानि का सिद्धांत देखने को मिलता है। इस पर क्यों? क्योंकि ये जो है अन्नपरक है, ये एक्चुअली में देखा जाए कि आप ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते हो जो दूसरे को प्रभावित करे या दूसरे को प्रभावित करे। इनका मतलब ये हुआ कि आप स्वयं स्वतंत्र तो हो, हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र तो हो, लेकिन आप स्वतंत्रता तो मिल रही है आपको, लेकिन ऐसा कृत्य नहीं करोगे स्वतंत्रता के अंतर्गत। ऐसा कोई कृत्य नहीं करोगे कि दूसरे की स्वतंत्रता को हनन पहुंचे या दूसरे के जो विचार हैं, जो उनके अपने खुद के आत्मपरक विचार हैं, उसको प्रभावित करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि दूसरे के ऊपर थूकना, ये क्या? अन्नपरक है। आपको क्या है, किसी को आपने को किसी ने आज़ादी नहीं दी है कि दूसरे के ऊपर थूक हो जाके, उसका भी राइट बनता है, ठीक, उसका भी अपना एक स्वतंत्रता वो भी है, ठीक। तो किसी के ऊपर थूक नहीं सकते हो। दूसरी है कि किसी की संपत्ति को नहीं छीन सकते, संपत्ति को नहीं छीन सकते, संपत्ति को नहीं छीन सकते, और दूसरे के स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते किसी भी प्रकार के से। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये है हार्म हानि का सिद्धांत, क्योंकि इसमें जो है ना वो दूसरों के से प्रभावित
मतलब एक प्रकार से देख सकते हो दूसरों से प्रभावित। इसके अंतर्गत क्या है, दूसरों से प्रभावित है। या आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, पहली बात तो आप ये विचार रख सकते हो, तीसरी आप इसमें ले सकते हो कि दूसरों से प्रभावित और आत्मपरक से किसी से प्रभावित नहीं होते हैं, स्वयं में ही निर्णय लेने में डिसीजन या विवेकशील होते हैं। और ये जो होते हैं अन्य परक में, इसमें दूसरों से भी प्रभावित होते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, दूसरे की सलाह भी ले सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ के ये विचार आते हैं इसके अंतर्गत, तो ये अन्य परक के अंतर्गत आ गया। तो इन्होंने आत्मपरक एवं अन्य परक दोनों के विचारों की इन्होंने बात कही है, राइट। तो इसलिए इनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो स्वतंत्रता को लेकर भी थे और स्वतंत्रता को लेकर सीमित को लेकर के भी थे, स्वतंत्रता को सीमित को लेकर के भी थे। क्यों, यहाँ आप थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हार हानि का जो सिद्धांत आता है इनका, वो एक्चुअली में देखा जाए, एक मिनट, हार हानि जो सिद्धांत आता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है ना, ये जो एक्चुअली देखा जाए तो दूसरों से अगर प्रभावित होते हो, दूसरों से अगर प्रभावित होते हो तो वो किस चीज़ से प्रभावित होगे, जैसे जैसे किसी की सहायता लेना, ठीक, किसी की सहायता लेना या किसी की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना। अब इसमें हेल्प में आपको मैंने ऑलरेडी बता चुके थे गुणात्मक, क्या बताए थे, गुणात्मक, क्योंकि गुणात्मक हेल्प करोगे तो क्या है, स्वयं में सुख ही मिलेगी, सुख की आकांक्षा होगी, राइट। ये चीज़ें हैं ना, तो ये अन्य परक के अंतर्गत, और अन्य परक में है स्वयं में विवेक से कार्य नहीं कर सकते, दूसरों की सहायता करोगे, दूसरों की सहायता लोगे, ये चीज़ें किस में आती, अन्य परक में आ जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको लेकर के सीमित रखा है इन चीज़ों। क्यों, क्योंकि आप अगर दूसरों से प्रभावित होते हो तो वो अलग चीज़ है, और इसी के अन्य परक में संपत्ति को छीनना है, दूसरे की स्वतंत्रता को आहनन करना है, तो ये अन्य परक में ही आएगी, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसके लेकर इन्होंने सीमित रखा है इस चीज़ में। तो हार हानि का सिद्धांत है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। जबकि आत्मपरक के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, वो केवल व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत आंतरिक आंतरिक है, और ये जो है ये बाहरी भी है, ठीक, ये बाहरी भी है, क्योंकि बाहरी सहायता लेना, दूसरे से हेल्प लेना, दूसरों की हेल्प करना, ये चीज़ें हैं, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं अन्य परक के अंतर्गत। और जो व्यक्ति स्वयं में विकास करता है, व्यक्तित्व के विकास करता है, गुणात्मक नैतिक युक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है, आत्म साक्षात्कार करता है, वो आत्मपरक जो है वो है एक व्यक्तिगत है, राइट। वो एक अपना प्राइवेट है, प्राइवेट लाइफ आप बोल सकते हो, इसको प्राइवेट लाइफ बोल सकते हो। और ये अन्य परक को आप पब्लिक लाइफ बोल सकते हो। तो पब्लिक लाइफ या प्राइवेट लाइफ, ये दो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो ये आते हैं हम हार हानि का सिद्धांत। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिटिसाइज, यानी कि आलोचना की। इनकी आलोचना कौन कौन करते हैं, तो इनकी आलोचना बार्कर ने सबसे पहले की। बार्कर ने कहा कि इनकी जो आज़ादी है, इनकी आज़ादी है वो खोखली टाइप की है। यानी कि खोखली टाइप का मतलब ये है कि ये अमूर्त बातें करते हैं, अमूर्त बातें करते हैं, यानी कि अमूर्त व्यक्तिवादी हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो अमूर्त व्यक्तिवादी है। अमूर्त व्यक्तिवादी कैसे हैं, क्यों, क्योंकि इनके विचार जो हैं देखे जाएं तो नैतिकता की बात करते हैं। ये व्यक्तिवादी तो हैं लेकिन ये नैतिकता की बात करते हैं ना, और नैतिकता जो विचारक रहे हैं जो ग्रीक फिलॉसफी में देखने को मिलते हैं, जबकि आधुनिक में ऐसे नैतिकता वाले कोई विचारक है ही नहीं। जैसे जॉन लॉक देख लो, हॉब्स देख लो, मैकियावेली देख लो, इनके जो विचार हैं कहाँ उनमें ये नैतिकता की बात आती है, राइट। तो इनमें नैतिकता की ये बात करते हैं, तो इसलिए इनके जो विचार हैं अमूर्त हैं, अमूर्त हैं। क्यों, अमूर्त के अंतर्गत आप जैसे देखोगे तो इनकी जो स्वतंत्रता है ना वो खोखली टाइप की है, क्योंकि इनके लिए इन्होंने किसी प्रकार का कोई स्थायी बात नहीं कही है। ये जो विचार है, इन्होंने अपने विचार जो रखे हैं, कोई ये स्थायी विचार है इन्होंने की बात नहीं कही ना, इसके लिए कोई इन्होंने राइट बना के दिया है। तो इसलिए इनके जो विचार हैं अमूर्त हैं, व्यक्तिवादी हैं, चिंतन से जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो ये अमूर्त व्यक्तिवादी हैं, इनकी आज़ादी खोखली है। दूसरी
विचारक रहे हैं सेबाइन। सेबाइन ने कहा है कि, सेबाइन ने एक बात कही है कि इनके जो विचार हैं, इनकी जो स्वतंत्रता है, इनकी स्वतंत्रता है काफ़ी प्रबल है, काफ़ी प्रबल है। यानी कि जोरदार समर्थन तो इसका किया है, इन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस स्वतंत्रता के लिए कोई राइट नहीं दिया, यानी कि इनके लिए कोई अधिकार नहीं है। बताओ कोई स्वतंत्रता का अधिकार हो? नहीं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, कोई अलग से इनको अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे भारतीय संविधान में आप देख सकते हो, ठीक, 1922 तक हैं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं कही गई है कि स्वतंत्रता का कोई अधिकार हो, स्वतंत्रता से संबंधित कोई आर्टिकल ऐसे कोई दिए गए हों, नहीं है। इसलिए इनके जो विचार हैं वो ठोस नहीं दिखते हैं। तो इसलिए सेबाइन ने ये जो विचार जो थे पूर्ण रूप से रेगुलेट करने की बात नहीं कही है। स्वतंत्रता संबंधी जो विचार रहे हैं वो एक्चुअली में एक है अमूर्त विचार रहे हैं। कैसे रहे हैं? अमूर्त टाइप के। इन्होंने अधिकार की बात नहीं कही, इसलिए सेबाइन ने भी ये बात बोली है। लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन तो किया था, स्वतंत्रता ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन इसके लिए कोई अधिकार तो बनाना चाहिए था, कोई अधिकार ही नहीं है, अमूर्त जैसे विचार हैं। तो इन्होंने भी यही सेबाइन ने बात की। ओके, चलिए, तो आलोचना में ये आप डाल सकते हो, क्योंकि जॉन लॉक जो थे उन्होंने तो, जॉन लॉक जो थे जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार की बात की थी कि नहीं? प्राकृतिक अधिकार की बात की है, जिसमें जीवन की अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो बात कही है, इन्होंने प्राकृतिक अधिकार की बात की। और जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम ने किसकी बात कही है? वैधानिक अधिकार की बात कही है। वैधानिक का मतलब है, यहाँ पे आप देखोगे कि राज्य उपयोगी है, ठीक, राज्य उपयोगी है, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के लिए जो विधि बनाएगी, सुरक्षा संवर्धन करेगी, वो वैधानिक है ना, विधि से संबंधित है, वैधानिक है। तो इन्होंने वैधानिक अधिकार की बात कही है। लेकिन ये दोनों जो अधिकार हैं इनको जेएस मिल ने नहीं माना है। जेएस मिल ने इन दोनों को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इन दोनों को ही नहीं माना। जेएस मिल जो विचारक थे, व्यक्तिवादी, नैतिक व्यक्तिवादी विचारक थे, इन्होंने ना ही प्राकृतिक अधिकार को माना, ना ही वैधानिक अधिकार को माना, ठीक, इन्होंने अपने विचारों को ऐसे ही रखा। चलिए, तो अब बात ये आती है कि बात में इन्होंने थोड़ी बात को और पलटी। आप जेएस मिल के थोड़े विचार अगर आप समझना चाहो तो और समझ सकते हो, क्योंकि बारकर ने एक बात कही। बारकर ने क्या कहा? बारकर ने एक बात ये बोली कि बारकर ने कहा कि जो मनुष्य है वो कैसा है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी अगर वो है तो इसके जो विचार रहेंगे अन्न परक से ही रहेंगे। अन्न परक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ना, जो हार्म हानि का जो सिद्धांत था, ठीक, और हार्म हानि का जो सिद्धांत रहा उसके अंतर्गत एक तो साक्षात्कार आत्मपरक थे, यानी कि प्राइवेट लाइफ से थे, एक पब्लिक लाइफ से थे। तो पब्लिक जो लाइफ है, पब्लिक जो लाइफ है, इसको इन्होंने समर्थन दिया। ओके, और इसका समर्थन इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके जो विचार हैं अमूर्त हैं, और अमूर्त विचार होने की वजह से इनका जो व्यक्ति है, इनके जो व्यक्ति हैं वो अणुवादी है। अणुवादी का मतलब क्या है? कि व्यक्ति को अणु के रूप में, केंद्र के रूप में रखा, क्योंकि इन्होंने समाज को नहीं माना, और बारकर सामाजिक प्राणी, व्यक्ति समाज को मानते थे। तो बारकर ने इनका इसी प्रकार से टिप्पणी की, आलोचना की कि इनका जो व्यक्ति है वो अणुवादी है, अणु के रूप में है। अणु देखते हो, एक अणु, ठीक, वही सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र है, सब कुछ वही करेगा, कोई समाज समाज है ही नहीं, ठीक। तो इस प्रकार के ये व्यक्ति इनका अणु है, और अणु व्यक्ति अगर है तो वो उस चीज़ के लिए स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन इन्होंने इस चीज़ की टिप्पणी, आलोचना क्यों की? क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसे स्वतंत्रता मिलती है, वो अच्छी बात है, स्वतंत्रता मिलती है, अच्छी बात है, लेकिन वो स्वतंत्रता जो है वो कौन उसे देगा? कौन? वो देगा समाज। वो स्वतंत्रता कौन देगा? वो देगी वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, वहाँ के संगठन। तो इस वजह से ये जो स्वतंत्रता होती है वो वहाँ का समाज द्वारा दी जाएगी, तो ये अन्न परक में आएगी। और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो अकेला कोई कृत्य कर ही नहीं सकता है, अकेला कृत्य कर ही नहीं सकता है, उसके लिए कहीं ना कहीं
दूसरे की सहायता की जरूरत ही पड़ती है, दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिए व्यक्ति के सभी प्रकार के जो थिंकिंग है या सभी प्रकार के मतलब विचार हैं वो अन्य परक में ही आएंगे, ठीक, अन्य परक में आएंगे। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही, इन्होंने कई बार करने कि इस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है, और अगर प्रतिबंध नहीं लगाओगे तो व्यक्ति इस समाज की जो मान्यताएं हैं, ठीक, समाज की जो मान्यताएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, ठीक, व्यक्ति से रखी जाती हैं कि वो व्यक्ति को कैसे काम करना है, कैसे रहना है, तो वो नहीं हो पाएंगी। इसलिए इन्होंने अन्य परक के जो अंतर्गत मनुष्य को रखा और इसके अंतर्गत रिडक्शन को माना कि रिडक्शन होना चाहिए। और जबकि जेएस मिल थे, वो जेएस मिल अन्य आत्म साक्षात्कार पर रिडक्शन की बात ही नहीं करते हैं, अन्य परक पे करते हैं लेकिन सीमित, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हो इनके विचार पार्कर किस प्रकार से प्रभावित थे। अब देखो जेएस मिल ने थोड़े विचार को अपने को परिवर्तित किया। जेएस मिल ने क्या कहा, जेएस मिल ने कहा व्यक्ति स्वयं के कार्यों को संपादन करता है, वही एक स्वतंत्रता है। यानी कि इन्होंने स्वतंत्रता को यहां सापेक्ष कर दिया। देखना, पहले तो इन्होंने निरपेक्ष स्वतंत्रता की बात कही है, अब यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्रता को थोड़ा सापेक्ष किया है। देखना कैसे, और ये रूसों से आप जोड़ सकते हो। स्वतंत्रता अभी हम बता देंगे, स्वतंत्रता है ये सापेक्ष कैसे है। देखना, इन्होंने ये कही कि व्यक्ति का जो कार्य है, व्यक्ति जिस प्रकार से अपने कार्य को संपादित कर लेता है, व्यक्ति जिस प्रकार से अपने कार्य को संपादित कर लेता है वो उसकी एक स्वतंत्रता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि व्यक्ति अपने कार्य को संपादित कर लेता है, व्यक्ति की हर तरीके के कार्य होते हैं, हर तरीके के कार्य होते हैं, और हर तरीके की कार्य करने में आप देखोगे तो उसमें अन्य परक भी आ जाते हैं, ठीक। और अन्य परक आ जाएंगे तो यहाँ पर जो देखोगे तो स्वतंत्रता तो सीमित है, स्वतंत्रता है सीमित है, तो यहाँ पर देखोगे तो व्यक्ति के संपादित कार्य करने की स्वतंत्रता है। तो हर व्यक्ति अपने अपने अकॉर्डिंग संपादित कार्य करता है, हर व्यक्ति के विचार अपने अपने होते हैं, सबके विचार अपने अपने तो होते हैं, हर व्यक्ति के मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो उस हिसाब से कार्य करता है, तो वो उसकी उस प्रकार की स्वतंत्रता है। तो ये एक स्वतंत्रता सापेक्ष हो गई, और ये सापेक्ष स्वतंत्रता है वो हर मनुष्य के उनके विचार के आधार पर कार्य करने की क्षमता, उसकी प्रतिभा, उस अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगी, और तब ये क्या है वो स्वतंत्रता मिलेगी इसे, राइट। तो ये स्वतंत्रता इन्होंने की जो थी वो सापेक्ष स्वतंत्रता को समर्थन की, और ये स्वतंत्रता के सापेक्ष के जो समर्थक रहे हैं वो रूसो रहे हैं। रूसो एक विचारक थे, ठीक, उनके रहे हैं, क्योंकि रूसो जो थे उन्होंने एक बात कही, क्योंकि रूसो ने देखा जाए तो इसी चीज को मान्यता दी थी कि इन्होंने स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से तो दमन किया, ठीक, पूरा दमन तो नहीं किया है लेकिन कुछ दमन किया है, पूर्ण रूप से सॉरी, इन्होंने स्वतंत्रता को दमन तो किया है। क्यों? क्योंकि सापेक्ष स्वतंत्रता के अंतर्गत इनके जो विचार थे, पहले के जो विचार थे वो विचार उस प्रकार के रहे ही नहीं, लेकिन रूसों के विचार सापेक्ष स्वतंत्रता को लेकर के थे, क्योंकि इनका मानना था जो जिस प्रकार की स्वतंत्रता माने वो उस प्रकार की स्वतंत्रता है, जो जिस प्रकार से अपने कार्य करने में सक्षम है और जिस प्रकार के कार्य करने को वो कृत कर लेता है वो उस प्रकार की उसकी स्वतंत्रता है, राइट। तो ये एक सापेक्ष स्वतंत्रता है, लेकिन सापेक्ष स्वतंत्रता में द्वंद्वता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इनकी जो टिप्पणी होती है मिल की, वो इन विचारों से को लेकर के होती है, क्योंकि इन्होंने पहले नैतिक उनकी जो नैतिक मतलब की निरपेक्ष स्वतंत्रता थी, अब इनकी सापेक्ष में भी हो गई, तो फिर इनके बीच कन्फ्लिक्ट है, राइट। तो इस वजह से इनकी टिप्पणी जो होती है वो इस आधार पर होती है। तो मूल्यांकन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो मूल्यांकन में आप देख सकते हो कि इन्होंने सुखवाद को लेकर गुणात्मक विचार को रखा, ठीक, सुखवाद में गुणात्मक रखा, गुणात्मक में आप नैतिकता युक्त व्यक्ति के विचार करते हैं, व्यक्तिवादी तो है, नैतिकता की बात करते हैं, ये आप ये मूल्यांकन में लिख सकते हो। और गुणात्मक विकास होगा तो 100% है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा, आप ये चीज़ डाल सकते हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा तो समुचित है समाज की भलाई हो जाएगी। इन्होंने समाज की बात तो नहीं की है,
लेकिन बस यही है कि एक सब व्यक्तियों की भलाई है तो समाज की भलाई है, तो इस प्रकार की इन्होंने बात कही, ये आप डाल सकते हो मूल्यांकन में। और आप अगर लिखना चाहो मूल्यांकन के अंतर्गत तो फिर आप निरपेक्ष मतलब स्वतंत्रता के अंतर्गत ले लो। स्वतंत्रता में इन्होंने देखा जाए तो समाज, कॉमर्स समाज का की निरंकुशता को उठाने का बात की है। विधि, जो विधि किसी भी स्वतंत्रता को हनन करती है उसको प्रतिबंध लगाने की बात कही है। विधि जायज है, विधि पर इन्होंने समर्थन किया है, लेकिन ये जो विधि है किसी की स्वतंत्रता को हनन नहीं कर सकती। ठीक, आप ये डाल सकते हो। निरपेक्ष स्वतंत्रता के अंतर्गत अगर आप लेना चाहो तो इसमें आप ले सकते हो योग्यतम जीविता का सिद्धांत। योग्यतम जीविता का जो सिद्धांत रहा है वो एक्चुअली में डिस्कशन के आधार पर रहा है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील सत्य को खोज निकालेगा वो एक्चुअली में योग्यतम जीविता को प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ें आप डाल सकते हो डिस्कशन में। और आप अगर लिखना चाहो तो बहुत सारे की पॉइंट आ जाएंगे, आप इतने महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव पॉइंट भी लिखना चाहो तो नेगेटिव भी लिख सकते हो, क्योंकि इन्होंने निरपेक्ष से सापेक्ष स्वतंत्रता की भी बात कही। ओके, और इनके जो विचार हैं वो अमूर्तवादी विचार भी हैं। ठीक, क्योंकि उन्होंने अधिकार की कोई बात ही नहीं की है, तो ये आप निरपेक्ष में लिख सकते हो। ओके, तो इतना बहुत है, पर्याप्त हैं, और ज़्यादा आप वो इतना क्या लिखोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। निष्कर्ष में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यार जे.एस. मिल हैं वो ग्रीक फिलोसफी से प्रभावित थे। उन्होंने नैतिकतावादी व्यक्तिवाद उदारता को संबोधित करते हुए अपनी पूरी एक सुखवाद को गुणात्मक माना और मात्रा में सुखवाद को परिवर्तित करते हुए गुणात्मक माना था। इस प्रकार से लिखते हुए आप लिख सकते हो कि उन्होंने स्वतंत्रता को कई प्रकार से बाकी में व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत रखते हुए उन्होंने निरपेक्ष स्वतंत्रता की बात की। और अंतिम में आप डाल सकते हो कि एक टिप्पणी करते हुए कि सापेक्ष स्वतंत्रता को भी इन्होंने समर्थन किया, जिस प्रकार से इनके विचार काफ़ी प्रभावशील और सामाजिक योग्यतम व्यक्तियों के लिए काफ़ी मानक पूर्ण रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें लिख सकते हो। आशा करते हैं आपको ये चीज़ें लेक्चर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। राइट, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम पर आ जाना, वहाँ पे आपको PDF वगैरह उपलब्ध होती रहेगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके लोकतांत्रिक विचार के बारे में समझेंगे, जो जे.एस. मिल के लोकतंत्र के बारे में और कल्याणकारी राज्य और इनकी जो सामाजिक बौद्धिक विचार रहे हैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझने। चलिए।